बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, चीन पर टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदने की वजह से चीन पर भी मज़ीद सख्त टैरिफ आयद किया जा सकता है। रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। ईरान ने अगर दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो फिर हमला करें। पुतिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई, रूसी हुकाम से बातचीत में खासी पेशरफ्त हुई है, ये एक अच्छा मौका है, रूसी हुकाम से बहुत जल्द मुलाकात होगी। माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स की दरामद पर तकरीबन 100% टैरिफ लगाएंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि भारत पर लगाया गया इजाफी 25% टैरिफ 3 हफ्तों बाद नाफिज होगा, जबकि पहले से आयद 25% टैरिफ आज से लगेगा। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने इजाफी टैरिफ लगने पर एक बार फिर मोदी सरकार पर तनकीद की, कहा कि भारत की बेइज्जती हो रही है और मोदी चुप बैठे हैं, ये भारत के कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म है। इससे पहले अपोजिशन लीडर राहुल गांधी कह चुके हैं कि मोदी इसलिए ट्रंप का जवाब नहीं दे पा रहे कि अमेरिका में मोदी के दोस्त अडानी के खिलाफ तहकीकात चल रही हैं। तर्जुमान भारतीय वजारत ख़ारजा ने इजाफी टैरिफ के अमरीकी इक़दाम को बिला जवाज़ और गैर मुनसिफाना करार दिया है। भारत अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि वो सदर ट्रंप की जानिब से भारत पर इजाफी 25% टैरिफ लगाने को सराहते हैं। भारत पुतिन से तेल खरीदने पर बाज़िद है ताकि यूक्रेन में खून रेज़ी जारी रहे। सदर ट्रंप पर दुनिया पर वाज़ेह कर दिया गया है कि पुतिन का तेल खरीदते रहे तो टैरिफ के बगैर अमरीकी मईशत तक रसाई नहीं मिलेगी। बोले शाबाश ट्रंप। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के नाम लिए बगैर भारत पर तनकीद, कहा डोनाल्ड ट्रंप ने बहादुराना और मंतकी काम किया, आखिरकार इन ममालिक को सज़ा दी जो रूसी तेल और गैस खरीद कर पुतिन की शैतानी जंगी मशीन को फंड्स फराहम करते हैं। सवाल किया कि बरतानिया और बाकी यूरोप में ऐसा करने की हिम्मत कब होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि अगर अब की बार भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान भारत के मशरक से हमला करके उसका जवाब ज़रूर देगा। मौका जरीदे द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में एक सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारतीय हमले पर पाकिस्तान का जवाब भारत के अंदर गहराई से हमला करने से शुरू होगा। इस इंटरव्यू में पाक फ़ौज के तर्जुमान ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों और तज्जियों को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद किया। कहा आर्मी चीफ के सदर बनने की खबरें झूठ और बेबुनियाद हैं। मुआरका हक के बाद इस बारे में किए गए सियासी तज्जियों को मुस्तरद करते हैं। दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान के ज़िला मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को IED से निशाना बनाया। धमाके में मेजर रिजवान समेत 3 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। इलाके के क्लियरेंस के दौरान 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों को तलाश करके हलाक किया गया है। ISPR के मुताबिक 5 और 6 अगस्त की दरमियानी रात भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों ने ज़िला मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को IED से निशाना बनाया, जिसमें मेजर मोहम्मद रिजवान नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक मेजर रिजवान शहीद एक बहादुर ऑफिसर थे। उन्होंने बेशुमार इंसदादी दहशत गर्दी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया था। मेजर रिजवान शहीद ने हमेशा अपने दोस्त को फ्रंट से लीड किया। इलाके की क्लियरेंस के दौरान 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों को तलाश करके हलाक किया गया। इलाके में मौजूद किसी भी दहशत गर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए पुरआज़म हैं। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। कराची से ज़ायरीन का ज़मीनी रास्ते से करबला जाने वाला काफ़िला दोपहर तक मौखर कर दिया गया है। गवर्नर सिंध और MWM रहनुमाओं के आज हतमी मुज़ाकरात होंगे। कामरान टिसोरी का कहना है कि वो कोशिश करेंगे कि इराक़ी वीज़े की मुद्दत में इजाफा करवाएं और जहाज़ की रियायत की टिकट दिलवाएं। शाहरा पाकिस्तान अंचोली से शुरू किया गया अरबाइन हुसैनी मार्च आरज़ी तौर पर रोक दिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नुमाइश चौरंगी पहुँच कर MWM के रहनुमाओं से मुलाकात की और ये यकीन दिलाया कि उनके मुतालिबात आज दोपहर तक हल कराने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ज़ायरीन का काफिला निस्फ शब को अंचोली से बलूचिस्तान के रास्ते ईरान के लिए रवाना हुआ था। ताहम गवर्नर सिंध ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोन पर बात की और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने गवर्नर सिंध को टेलीफोन करके ज़ायरीन से बात का कहा था। MWM रहनुमा अलामा अहमद इकबाल रिजवी ने कहा कि हुकूमत ने अगर ज़मीनी रास्ते पर पाबंदी लगाई है तो मुतबादिल रास्ते का इंतज़ाम करें।
علامہ راجہ ناصر عباس بھائی اور MWM کی قیادت، ان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فی الحال انہوں نے جانا مؤخر کیا ہے. جو باتیں میں نے ان سے یہاں کی ہیں اس پر عمل درآمد شروع کر دوں گا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھائی سے امریکہ میں بات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ گورنر صاحب آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیکیورٹی خدشات ہیں. وزیر مملکت وفاقی داخلہ سینیٹر طلال چودھری بھائی کا فون آیا کہ جو ویزا ایشو کیا گیا ہے عراقی حکومت کی جانب سے جس میں اربعین کا لفظ لکھا ہوا ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ملک کی پہلی اربن الیکٹرک ٹرین سپر ایٹامس ریپڈ ٹرانزٹ میں تجرباتی سفر کیا. ان کا کہنا ہے کہ پنجاب کے عوام کے لیے اب ہر روز خوشی کی خبر منتظر ہوتی ہے. SRT چلنے سے لاہور کی خوبصورتی دوبالا ہو جائے گی. گجرانوالہ اور فیصل آباد میں بھی SRT کی خوشخبری آ رہی ہے. اسی پر یہ رپورٹ دیکھیے. اب لاہور میں چلے گی جدید ترین سپر اٹانومس ریپڈ ٹرانزٹ. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے SRT میں علی ٹاؤن سے مسلم ٹاؤن تک روڈ ٹیسٹ مانیٹر کیا. انہوں نے SRT میں سہولتوں کا جائزہ لیا اور عام ٹریفک کے درمیان اس کی رننگ چیک کی. رائیون روڈ اور کینال روڈ پر عوام SRT دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے رہے. ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق سپر اٹانومس ریپڈ ٹرانزٹ ترکی، چین، ابوظہبی اور دیگر ممالک میں کامیابی سے چل رہی ہے. SRT میں 3 بوگیاں لگائی گئی ہیں، 4 کی گنجائش ہے. جدید ترین SRT میں 320 مسافروں کی گنجائش ہے جو ایک بار چارجنگ کے بعد 40 کلومیٹر سفر کر سکتی ہے. سپر اٹانومس ریپڈ ٹرانزٹ میں ایئر کنڈیشنر سمیت دیگر سہولتیں موجود ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ SRT سے ماحولیاتی آلودگی میں کمی کے ساتھ ٹریفک میں بہتری بھی آئے گی. ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر کو 15,000 بسوں کی ضرورت ہے، مگر اس وقت شہر میں صرف 400 سرکاری بسیں چل رہی ہیں. 139 نئی بسوں کی شمولیت متوقع تھی جو تاخیر کا شکار ہے. تفصیلات جانتے ہیں زمار جوکیو کی اس رپورٹ میں. ورلڈ بینک کی 2019 کی رپورٹ کے مطابق کراچی کو 15,000 بسوں کی ضرورت ہے، لیکن شہر میں جدید سرکاری بسوں کی تعداد صرف 400 ہے. ان میں سے 300 بسیں پیپلز بس سروس، 80 گرین لائن اور 20 اورنج لائن کی ہیں. کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، لیکن نئی بسیں اس رفتار سے شامل نہیں ہو رہی جو شہر کی ضرورت کو پورا کر سکیں. رپورٹ کے مطابق 2017 تک کراچی میں بسوں کی تعداد 12,000 سے کم ہو کر 5,000 سے بھی نیچے آ چکی تھی، جبکہ موجودہ صورتحال بھی کچھ خاص مختلف نہیں. پیپلز بس سروس انتظامیہ کے مطابق روزانہ تقریباً 1.25 افراد ان بسوں میں سفر کرتے ہیں، جبکہ گرین لائن اور اورنج لائن پر تقریباً 80,000 مسافر روزانہ سفر کرتے ہیں. ٹرانسپورٹ حکام کے مطابق شہر میں 139 نئی بسیں شامل کی جانی تھیں، جن میں 5 ڈبل ڈیکر بسیں بھی شامل ہیں. ان بسوں کو جولائی میں پہنچنا تھا، لیکن تاحال یہ معاملہ تاخیر کا شکار ہے. دوسری جانب شہر میں تقریباً 3 لاکھ رکشے اور 36,000 رجسٹرڈ چنگچیاں ہیں، مگر چنگچی ایسوسی ایشن کے مطابق ان کی تعداد 60,000 ہے. چند ہزار ایسی بسیں بھی چل رہی ہیں جنہیں سڑکوں کے بجائے کسی کباڑ خانے میں ہونا چاہیے تھا. زمار جوکھیو، جیو نیوز، کراچی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے کہا گیا کہ پولیس انتظار کرتی رہ گئی، لیکن 5 اگست کو کوئی احتجاج کرنے نہیں آیا. گالم گلوچ اور گریبان پکڑنے کی سیاست ہماری کارکردگی سے ختم ہو چکی ہے. IG صاحب کو میں کہہ رہی تھی کہ آپ انتظار کرتے رہے، احتجاج کے لیے کوئی آیا ہی نہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو فتنہ ہے، بے ہنگم شور شرابہ، گالی گلوچ، اس کا گریبان پکڑ لو، اس کو یہ کر دو، وہ والی جو سیاست ہے جس کو سیاست کہنا بھی نہیں چاہیے، وہ کارکردگی سے دفن ہو گئی ہے الحمدللہ. لوگوں نے دیکھ لیا کیا فرق ہے. تقریریں کرنا بہت آسان ہے، یہ بات کرنا کہ میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گی، یہ بہت آسان ہے. کرنے کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، اور دن رات ایک انسان تبھی کرتا ہے جب یہاں دل میں کسی کی خدمت کا جذبہ ہو. تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں، فساد پھیلانے والے کیا جانیں کہ خدمت کا مزہ کیا ہوتا ہے. تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کا کہنا ہے کہ اعظم نذیر تالڑ کا بند کمرے میں بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالنے کی بات کا مقصد گپ شپ ہے. جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ حکومت سنجیدہ نہیں، ان کا مقصد صرف حجت تمام کرنا ہے. ہم کٹ پتلیوں سے کیا مذاکرات کریں. اعظم نذیر تالڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ
آپ کو اور انہیں کسی بند کمرے میں بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے کو راستہ نکالنا چاہیے کہ یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلسلہ ہے یہ بند ہو جائے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھے نومبر میں اس کمیٹی کا ہیڈ بنایا تھا جہاں پہ ہم نے مذاکرات شروع کیے, اور وہاں پہ ہماری ایک ڈیمانڈ تھی اور جس کے اوپر وہ مانتے تھے, پھر بے بسی کا اظہار کرتے تھے. ہم نے کہا تھا جی ہماری ایک میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ایک ایسی جگہ میں کرائیں جہاں پہ مانیٹرنگ نہ ہو. انہوں نے وہ میٹنگ ہماری نہیں کرا سکی, تو ہم لوگ کٹھ پتلیوں سے کیا بات کریں گے؟ یہ تو مجاز ہی نہیں ہے بات کرنے کے. مذاکرات کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو ریئلائزیشن ہونی چاہیے. میرا خیال ہے اعظم تارڑ جو ہیں وہ ایک مطلب حجت تمام کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں بات, یہ ایک گپ شپ کے حوالے سے کر رہے ہیں, ان کی سیریسنس کوئی نہیں. پشاور ہائی کورٹ نے شبلی فراز صاحب کا اور میرا جو نوٹیفیکیشن الیکشن کا پھر کرانے کا جو اندیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے, جس طرح لطیف چترالی صاحب کے کیس میں تھا, وہ انہوں نے اسٹے کر دیا. انہوں نے کہا کیونکہ ابھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی کو ڈسکوالیفائی ابھی تک نہیں کر سکتے ہیں. یہ نیچے ایک ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا, ابھی اپیل ہے اس میں, اس کے اوپر سپریم کورٹ ہے. آپ پہ 160 مقدمات ہو چکے ہیں. آپ کو فگر پتہ ہے کہ اس وقت آپ پر کتنے مقدمات ہیں؟ میرے اوپر ہیں جناب 788 دفعے مجھ پہ لگ چکے ہیں اس وقت تک. اچھا, قتل سمیت 302 کے سمیت. 788 جی. سوات کے علاقے ملوک آباد میں زمرد کی کان بیٹھنے پر پھنسنے والے 4 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے. ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ تمام افراد طبی امداد کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیے گئے ہیں. ریسکیو آپریشن 7 گھنٹے تک جاری رہا. ضلع کولائی پالس میں 28 سال بعد ملنے والی نصیر الدین کی لاش کو ان کے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے. وادی لیدی کی برف پوش پہاڑوں میں 28 سال پہلے لاپتہ ہونے والے نصیر الدین کے بعد کے بے چین ورثہ کی تلاش بھی اپنے انجام کو پہنچ گئی. کوثر سلیم بنگش کی یہ رپورٹ دیکھیے. ایک ہفتہ قبل پالس کے رہائشی عمر خان دوستوں کے ہمراہ لیدی وادی پہنچے تو میلوں تک پھیلے گلیشیئر کے دامن میں سرکس کنڈاؤ کے قریب لاش نظر آئی, جس کے کپڑے سلامت اور لاش بہتر حالت میں تھی. کپڑوں کی تلاشی لینے پر اندرونی جیب سے پرانا شناختی کارڈ ملا جس پر نام نصیر الدین تحریر تھا. شناختی کارڈ دیکھتے ہی عمر خان اور ان کے ہمراہ چرواہوں کو اسی گلیشیئر میں 28 سال قبل لاپتہ ہو جانے والے نصیر الدین کی کہانی یاد آ گئی. ان لوگوں نے لاش کو امانتاً برف میں دفن کیا اور طویل سفر کر کے گاؤں میں فون کیا اور نصیر الدین کے خاندان والوں کو اطلاع دی. کئی روز پیدل سفر کے بعد نصیر الدین کے خاندان والے موقع پر پہنچے تو لاش دیکھ کر حیران رہ گئے. نصیر الدین کے چھوٹے بھائی کثیر الدین کا کہنا تھا کہ علاقے میں دشمنی کی وجہ سے انہیں کوہستان سے الائی شفٹ ہونا پڑ گیا تھا. جون 1997 میں دونوں بھائی گھوڑوں کی خریداری کے لیے سپٹ ویلی گئے. واپسی پر وادی لیدی میں گلیشیئرز کے قریب اچانک فائرنگ شروع ہو گئی, جس سے بچنے کے لیے گھوڑے پر سوار نصیر الدین بھی بھاگا اور اچانک ایک برفیلی دراڑ میں گھوڑے سمیت غائب ہو گیا. آگے وہ تھا, گھوڑے کی لگام تھامے, اس کے پیچھے میں تھا اور میرے پیچھے میرا خچر تھا. اس مقام پر پہنچے تو اوپر سرکس سے ہمارے اوپر فائرنگ شروع ہو گئی. سرکس ہم سے اتنا دور نہیں تھا اور بندوق کی گولی ہمیں آسانی سے لگ سکتی تھی. یہاں پر میں بھاگنے لگا. اس وقت مجھے اتنا یاد ہے کہ بھائی بھی واپس بھاگا اور برفیلی دراڑ میں گھوڑے سمیت گرتا چلا گیا. مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اس جگہ کو اندر سے دیکھتا یا آواز دیتا. میرے لیے سب کچھ انجان تھا. میں نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور اسی راستے سے نیچے چلا گیا. ماحولیاتی تبدیلی کے بعد گلیشیئرز پگھلے تو 28 سالوں کا چھپا راز سامنے آ گیا. مقامی افراد و رساء اور نصیر الدین کے بچے جو کئی سال کی تلاش کے بعد تھک ہار کر خاموش بیٹھ گئے تھے, ان کو بھی قرار آ گیا. پالس کے بداکوٹ قبرستان میں تدفین کے وقت ان کی 28 سال کی کشمکش اور گو مگو کی کیفیت کا خاتمہ ہو گیا. کیمرہ مین عدنان علی کے ساتھ کوثر سلیم بنگش, جیو نیوز, کولائی پالس, کوہستان.
नोएडा में पैराफोर्स ने महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तजावुज़ात और नाजायज़ कब्ज़ों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्ज़ा। महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सद्देबाब के लिए तजावुज़ात के खात्मे और सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े वागज़ार कराने के लोधरा में पीरा फोर्स के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया है। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर मौजूद हैं। पैरा फोर्स मैडम CM साहिबा का एक बहुत अनोखा और बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है, जिसके तहत पैरा की जितनी टीम है उसको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं प्राइस कंट्रोल की, एंटी इंक्रोचमेंट की। सरकारी अराजी से कब्जे पैरा फोर्स ख़त्म करेगी। जितनी ये होर्डिंग होती है उसके खिलाफ भी पैरा फोर्स एक्ट करेगी। आवाम को मैं यही गुजारिश करूंगी कि पैरा फोर्स आपकी सहूलत के लिए और आपकी आसानी के लिए, और आपसे दरख्वास्त है कि भरपूर ताउन करें। जैसा कि आपने सुना, डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पीरा फोर्स आवाम की आसानी और सहूलत के लिए बनाई गई है, आवाम उसके साथ ताउन करे। जी, कुछ खेल की बात करें तो पहले T20 में आयरलैंड विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 11 रन से शिकस्त दे दी है। मेज़बान टीम ने 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। मैच में आयरलैंड की टीम पहले बैटिंग में आखिरी ओवर में 142 रन बनाकर आउट हुई। जवाब में पाकिस्तान विमेन टीम 9 विकेट पर 131 रन ही बना सकी। और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर में लाहौर कलंदर्स के 2 रोज़ा ट्रायल्स का आगाज़ कर दिया गया है। पहले रोज़ बड़ी तादाद में मकामी यूनिवर्सिटी में नौजवानों ने ट्रायल्स दिए। कल गर्ल्स के ट्रायल्स होंगे। बलूचिस्तान और सिंध के बाद प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के ट्रायल्स इन दिनों पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जारी हैं। लाहौर के मरहले के ट्रायल्स के पहले रोज़ नौजवानों का जम गफीर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर पहुँच गया, जहाँ बैटर्स और बॉलर्स को कोचेस ने बारीक बीनी से मॉनिटर किया। बलूचिस्तान से हमने शुरू किया और आपने देखा कि ना सिर्फ मेल बल्कि फ़ीमेल की भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो ट्रायल देने आई और बड़ा अच्छा टैलेंट सामने आया, जो रॉ टैलेंट है। तो बलूचिस्तान से शुरू किया, फिर सिंध से होते हुए अब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए आज अपने हेडक्वार्टर लाहौर में हम आ गए। एक तो एरिया हमने उनके लिए आइडेंटिफाई किया है BS में, स्पोर्ट्स साइंसेज में। इसके अलावा भी अगर इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग में किसी बच्चे का इंटरेस्ट होगा तो वहाँ पर फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेके 4 साल एजुकेशन हासिल करे। लाहौर के सख्त हबज़दा और गर्म मौसम में नौजवान क्रिकेटर्स का जोशो खरोश दीदनी था। नौजवानों का कहना था कि लाहौर कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से ट्रायल्स देने की ख्वाहिश पूरी हो गई। बहुत ही अच्छा किया हुआ सिस्टम जो इनके पास है, जो पिचेस वगैरह हैं, जो इनके पास सिस्टम है, कोचेस वगैरह हैं, स्टाफ वगैरह इनका बहुत तगड़ा स्टाफ है। मेरा सोच है कि PSL यहाँ से खेलूँ, फिर आगे मेरा फ्यूचर है कि पाकिस्तान को लिए मैं खेलूँ। खेती बाड़ी का काम करता हूँ, यहाँ मैं ट्रायल्स के लिए आया हूँ। राइट हम फास्ट, ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं लाहौर कलंदर में सेलेक्ट हूँ। चांस जो है वो इक्वली मिलता है और ये सारा जो है सिस्टम इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। मुल्क भर से मुख्तलिफ मरहलों के बाद 22 बेहतरीन खिलाड़ी लाहौर कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर से क्रिकेट स्किल सीखेंगे और यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद सफदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। और प्रो लीग के फंड्स का 1 रुपया भी PHF को ना दिया जाए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हुकूमत और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को पेशकश कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सेक्रेटरी राना मुजाहिद का कहना है कि प्रो लीग के लिए 70 करोड़ रुपए दरकार हैं, कोई पैसा हॉकी फेडरेशन को ना दिया जाए। रुपया चाहिए ना पैसा, बस प्रो लीग में शिरकत चाहते हैं, ये कहना है PHF के सेक्रेटरी राना मुजाहिद का। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि PSB और हुकूमत को पेशकश की है कि प्रो लीग के फंड का 1 रुपया PHF को ना दिया जाए। हुकूमत या PSB खुद बराह रास्त प्रो लीग इवेंट्स की फीस, खिलाड़ियों का डेली अलाउंस, बैरून मुल्क के सफरी टिकट्स और होटल की बुकिंग भी बराह रास्त अदा करें। PHF को कोई पैसा ना दें। प्रो लीग के लिए हॉकी फेडरेशन ने 70 करोड़ रुपए के अखराजात बताए हैं। राना मुजाहिद का कहना है कि फेडरेशन प्रो लीग में शिरकत चाहती है ताकि खिलाड़ियों के खेल में बेहतरी आए और पाकिस्तान की रैंकिंग भी बढ़ जाए। प्रो लीग पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। क्या तोहफे तहाइफ के जरिए टैक्स की चोरी मुमकिन है? क्या पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है? FBR ने इस चोरी की रोकथाम के लिए रवा माली साल फाइनेंस एक्ट में क्या इक़दामात किए हैं? हिबा अहमद रिपोर्ट कर रही हैं इस हवाले से। मुल्क की मईशत कई दहाइयों से मुत्तहिद चैलेंजेस का सामना करती आ रही है। इनमें टैक्स चोरी यकीनी तौर पे सबसे बड़ा मसला है। इसके लिए वैसे तो कई हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, ताहम टैक्स का तबादला टैक्स चोरी का वो तरीका है जिसके जरिए कौमी खजाने को खतीर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दौलतमंद अफराद और कारोबारी हल्के अपने रिश्तेदारों या करीबी साथियों को बज़ाहिर गिफ्ट की शक्ल में जायदाद, गाड़ियाँ या भारी रकम मुंतकिल कर देते हैं।
ताकि वो असासों पर लगने वाले टैक्स से बच सकें। रवां साल जून के आखिर में फाइनेंस एक्ट 2025 कौमी असम्बली से मंजूर हुआ, जिसमें FBI ने टैक्स कवानीन के मुख्तलिफ सेक्शंस और शिके शामिल किए। इनमें से एक अहम शिक सेक्शन 39/3 है। ये सेक्शन 39/3 है क्या, पहले ये जानते हैं। इसका जो मकसद था इस सेक्शन का वो ये है कि जो फिक्टिशियस ट्रांजैक्शंस हैं, मतलब जो ऑन पेपर या जाली ट्रांजैक्शन जिसको मैं कहूँगा, उसको जो है उसको इनकम टैक्स के ज़ुमरे में लाना था। डिजिटल मीन्स के थ्रू जो पेमेंट होगी वो भी अब जो है एक्सेप्टेबल है कि अगर लेट से कोई बेटा है वो अपनी वालदा को गिफ्ट करता है, अब पहले तो था थ्रू बैंकिंग चैनल, अब थ्रू डिजिटल मीन्स भी आ गया है, तो एक अच्छा है क्योंकि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के तहत जो है ये अमेंडमेंट लाई गई है और बिल्कुल सही अमेंडमेंट लाई गई है। माहिरीन समझते हैं कि इस किस्म के टैक्स चोरी रोकने के लिए कानून तो मौजूद है, लेकिन FBI इस पर पूरी तरह अमल दरामद करने में नाकाम है। काफ़ी कमर्शियल अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो कि इस वक्त मेरे ख्याल से थोड़ा सा इशू आ रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग का FBR में, कि जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें 2-3 लेयर्स होते हैं, वो जो है इतनी कैपेसिटी नहीं है FBR में इस वक्त कि वो जो है वो समझ पाए वो ट्रांजैक्शंस को। जनूबी एशिया में तहाइफ और जहेज देने की रवायत आम है। इन तरमीम के बावजूद FBI को मौसर अंदाज में टैक्स चोरी और जाली लेन देन जैसे मामलात पर काबू पाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन महबूब अली के साथ हिबा अहमद, जियो न्यूज़, कराची। आगे बढ़े और आपको बताएं कि राजनपुर कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिला बलूचिस्तान के सरहद के करीब पहली बार जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक़िद हुई। अम के बारे में कबायली बलूचों के साथ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने मिलकर जश्न आज़ादी की तकरीब जोश व जज्बे से मनाई। इलियास रज़ा इस हवाले से रिपोर्ट करें। राजनपुर में जश्न आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात का सिलसिला जारी है। जिला इंतजामिया और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की जानिब से कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले बलूचिस्तान की सरहद के करीब सेहत अफजा मकाम मारी में पहली बार यौम आज़ादी की तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में रवायती झूमर, मौसीकी, सकाफती प्रोग्राम और वॉलीबॉल का मैच का इनकाद किया गया। तकरीब में पहाड़ी इलाकों की सड़कों को सब्ज हिलाली परचम से सजाया गया। कबायली बलोचों के साथ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से खवातीन और बच्चों के साथ बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पंजाब और बलूचिस्तान की सरहद में यौम आज़ादी की तकरीब होने पर कबायली बलोचों ने खुशी का इजहार किया। अल्लाह का शुक्र है, सारा आज़ाद मुल्क है, आज़ाद हैं, ये हमारी है। यहाँ पहली दफ़ा तकरीब हुई है और हमने खूब इंजॉय किया है। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। हम सयाहों को यहाँ आने की दावत देते हैं। जश्न आज़ादी की तकरीब में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए थे। बलूचिस्तान की सरहद पर कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में यौम आज़ादी की तकरीब का मकसद यहाँ के लोगों को भी यौम आज़ादी की खुशी में शामिल करना था। इलियास रज़ा, जियो न्यूज़, राजनपुर। पहाड़ी दिन में जश्न आज़ादी और मार्का हक भरपूर मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान रेलवे पुलिस पहाड़ी दिन की जानिब से रैली निकाली गई। जश्न आज़ादी की खुशी में मिठाई तकसीम की गई। मजीद हमारे नुमाइंदे गुलाम हैदर आकाश अपडेट करें। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पटीदा समेत जिला नौशहर फरोज में भी जश्न आज़ादी और मार्क के हक मिली जोश व जज्बे से मनाने के लिए भरपूर तैयारी की जा रही हैं। पटीदा समेत जिला नौशहर फरोज के मुख्तलिफ शहरों में स्टॉल सज गए जहाँ पर बैजेस, झंडे फरोख्त किए जा रहे हैं। तो दूसरी जानब पाकिस्तान रेलवे की जानिब से भी जश्न आज़ादी और मार्क के हक के सिलसिले में एक रैली निकाली गई है, जिसमें पुलिस और शहरियों की बड़ी तादाद में शरीक हुई, जिसमें हेड कांस्टेबल अब्दुल नबी डोमकी ने अपनी तनख्वाह से रैली के शुरा में मिठाई तकसीम की है। जश्न आज़ादी की तैयारियां हो रहे हैं और पूरा पाकिस्तान मना रहा है। हम भी उन्हों के शाना बेशाना हम भी मनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारी दिल है, पाकिस्तान हमारा जान है। अपने पूरे मुल्क की और हमें अपने पाक फौज पर नाज है, जिसने के जो इंडिया को जो है शिकस्त दी है। उनका कहना है कि पाक फौज को हम सलाम पेश करते हैं, जिसने भारत को धूल चटा दी। और उनका यह भी कहना था कि अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो पाक फौज उनको भरपूर शिकस्त से दो चार कर देगी। जी
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अमेरिकी तहकीकाती इदारा नासा 2030 तक चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर तामीर करेगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नासा के कायम मकाम सरबराह शॉन डफी रवां हफ्ते चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर की तामीर के लिए मंसूबे का ऐलान करेंगे। ये इक़दाम चांद की सतह पर इंसानी रिहाइश के लिए मुस्तकिल बुनियाद पर एक अड्डा कायम करने के अमेरिकी मंसूबे का हिस्सा है। चीन और रूस पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो मई 2035 तक चांद पर एक खुदकार न्यूक्लियर पावर स्टेशन तामीर करेंगे।